तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे अलग अलग रियासतों में बटे राजस्थान में एक असंतोष की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते उसने पूरे इलाके में अपने हक की, अपने शासन की मांग की आग लगा दी। ये कहानी है प्रजामंडलों की। देखिए, हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, ये उन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है जो हमें बताते हैं कि कैसे राजस्थान के आम लोगों में पहली बार एक राजनीतिक चेतना जागी, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनी। तो हम इस पूरी कहानी को एक सफर की तरह देखेंगे। पहली चिंगारी से लेकर ये एक बड़े संगठित आंदोलन तक कैसे पहुंची, इसे हम एक एक करके समझेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद। हाँ, ये सच है कि वो संग्राम सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने राजस्थान के लोगों के मन में एक नई चेतना और जागृति के बीज जरूर बो दिए थे। अब सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। एक तरफ तो लोगों को अपना शानदार इतिहास याद आ रहा था, दूसरी तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों के नए विचार फैल रहे थे, और हाँ, अंग्रेजों की नीतियों से जो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी बढ़ी, उसने भी लोगों को बेचैन कर दिया था। इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं बदलाव की एक जमीन तैयार कर दी। ठीक है, तो लोगों में असंतोष तो था, एक बेचैनी थी, लेकिन ये भावना एक इंसान से दूसरे तक, एक रियासत से दूसरी रियासत तक पहुंची कैसे? और यहीं पर सामने आती है कलम की ताकत। कहते हैं ना कि विचार फैलते हैं, और 19वीं शताब्दी के आखिर में साहित्य और पत्रकारिता ही इस नई राजनीतिक ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन गए। सोचिए, जब बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम राजस्थान में गूंजा होगा, तो उसने लोगों में एक साझा पहचान बनाई होगी, ऐसी पहचान जो रियासतों की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। राजस्थान समाचार देश हितैषी, परोपकारक, ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये वो मंच थे जहां लोग बहस करते थे, एकजुट होते थे। ये खबरें कम दे रहे थे, राजनीतिक चेतना की आग ज्यादा भड़का रहे थे। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पूरे देश में जो आज़ादी की लहर चल रही थी, उसकी छींटें इन रियासतों की दीवारों के अंदर कैसे पहुंची? वो साल था 1920, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने राजस्थान के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मिलकर कुछ करने के लिए सीधे तौर पर प्रेरित किया, और इसकी गूंज बहुत जल्द ही पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। और असर देखे, तुरंत हुआ और जोरदार हुआ। एक तरफ लोगों ने पूरे जोश के साथ विदेशी सामानों और शराब की दुकानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार भी चुप नहीं बैठी। उसने इस लहर को रोकने के लिए अर्जुन लाल सेठी और चांदकरण शारदा जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो अब तक कोशिशें हो तो रही थीं, लेकिन अलग अलग बिखरी हुई। अब सवाल ये था कि ये सब मिलकर एक बड़ा संगठित आंदोलन कैसे बने, और इसका जवाब हमें मिलता है साल 1938 में। ये वो साल है जिसने रियासतों के भीतर चल रहे संघर्ष को एक आधिकारिक, एक ऑफिशियल मोड़ दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। समझिए, अब तक कांग्रेस का आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत तक ही सीमित था, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन के इस प्रस्ताव ने पहली बार रियासतों में चल रहे आंदोलनों को भी राष्ट्रीय समर्थन दे दिया। ये एक तरह से एक हरी झंडी थी, और इसी हरी झंडी का नतीजा थे प्रजामंडल, यानी जनता का संघ। इस एक प्रस्ताव ने लोगों के बिखरे हुए संघर्ष को एक नाम दिया, एक पहचान दी, और सबसे जरूरी, एक संगठित ढांचा दिया। और फिर जो हुआ वो वाकई देखने लायक था। कांग्रेस के उस एक प्रस्ताव ने जैसे चिंगारी का काम किया, और देखते ही देखते पूरे राजस्थान में राजनीतिक संगठनों की एक आग सी फैल गई। हरिपुरा प्रस्ताव का असर कितना तेज था, ये देखिए। जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, एक के बाद एक लगभग हर बड़ी रियासत में तेजी से प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी। अब हर जगह लोग अपने हक के लिए, सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए संगठित हो रहे थे। तो जो कहानी एक दबे छुपे असंतोष से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसी शक्तिशाली संगठित ताकत बन चुकी थी जो इस इलाके में राजा महाराजाओं के निरंकुश शासन के अंत की शुरुआत लिखने वाली थी। एक नए दौर का आगाज हो रहा था। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी एक इंसान का या कुछ लोगों का असंतोष एक बड़ी सामूहिक ताकत में कब और कैसे बदल जाता है? प्रजामंडलों की ये कहानी इसका एकदम सटीक जवाब है। ये हमें बताती है कि जब अपनी संस्कृति का गौरव, एक जैसे विचार और सही वक्त पर मिला एक मजबूत नेतृत्व, ये सब साथ मिल जाएं, तो आम लोगों की खामोशी भी एक ऐसे आंदोलन में बदल सकती है जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता।